तो बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि आसाराम को जेल में ही रहना होगा। जोधपुर सेशंस कोर्ट ने आसाराम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोशिश पूरी यहाँ पर ये थी आरोपी पक्ष की तरफ से कि लड़की को बालिग बता दिया जाए और कंसेंसस से हुआ है, जो कुछ भी हुआ है इस दलील को आगे रखी जाए, लेकिन यहाँ पर ये चीज कामयाब नहीं हो पाई और कोर्ट ने आखिरकार बच्ची को नाबालिग मानते हुए जेल में ही रहने का आदेश यहाँ पर आसाराम को दिया है। वकील ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको ये सुनवाते हैं। हाँ, और ऑर्डर को देखने के बाद ये तय करेंगे कि जमानत का आवेदन पत्र उच्च न्यायालय में कब पेश करना है। जी, इसमें कितना दिन लगेगा? बेल खारिज होने का क्या आधार रहा, क्या बताया जज ने? आधार उस ऑर्डर को पढ़ेंगे, उसके बाद बताएंगे। आपके मुवक्किल के लिए कितना निराशाजनक हाई कोर्ट में भी बेस यही बनेगा? कोई निराशाजनक नहीं है, ये तो एक लीगल प्रोसेस है। हाई कोर्ट में भी बेस, हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, निश्चित तौर पे हाई कोर्ट में जाएंगे। कब जाएंगे हाई कोर्ट में? कब तक आपकी उम्मीद है? देखेंगे, ऑर्डर देखेंगे, उसके बाद जाएंगे। तो आपने जो दलीलें दी थी वो दलील कोर्ट में क्यों नहीं सुनी, क्या लगता है आपको? ये आपकी दलीलें कोर्ट में स्टैंड नहीं कर पाई। हमारे द्वारा जो कोर्ट में दलीलें दी गई थी वो दलीलें स्ट्रांग है, लेकिन लेकिन न्यायालय का विवेकाधिकार है कि किसकी दलील को माने, किस स्तर पर क्या करें, ये न्यायालय के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है। ठीक है सर, थैंक यू। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है, जोधपुर कोर्ट ने खारिज कर दी है जमानत याचिका। हालांकि आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे आसाराम बापू के वकील है कि हमने जितनी भी दलीलें दी वो मानी नहीं गई, लेकिन ये कोर्ट का अपना फैसला था। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम भी हमारे साथ बने हुए हैं और जोधपुर का भी रुख करेंगे, वहां पर भी हमारे संवाददाता प्रशांत गुप्ता बने हुए हैं। लेकिन क्या क्या दलीलें थी, किस बिना पर जमानत याचिका खारिज की, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। एक और बयान सुनिए। क्या बताया जज ने? आपके मुवक्किल के लिए कितना हाई कोर्ट में भी बेस नहीं बनेगा? कोई चलिए, ऑडियो ठीक नहीं है, एक बार फिर से आपको कोशिश करेंगे समझाने की और ये पूरा का पूरा बयान सुनवाने की, लेकिन फिलहाल रुख सीधा करते हैं अजीत जी का, हमारे साथ न्यूज रूम में बने हुए हैं। अजीत जी, पूरी कोशिश थी यहाँ पर लड़की को नाबालिग ना बताकर बालिग बताने की दलील भी दी गई आसाराम बापू के वकीलों की तरफ से, लेकिन अब खारिज हो गई है याचिका। 15 सितंबर तक जेल में। जाहिर है आसाराम के लिए बहुत बड़ा झटका है रूबी का। आसाराम की जमानत खारिज हो गई है। एक तरह से जमानत खारिज होना इस बात का सबूत है कि कोर्ट ने पुलिस के सबूतों को बहुत हद तक सही माना और जमानत नहीं देने का पर्याप्त आधार माना। अब आपको बता दें कि कल से आज तक जितनी खबरें आ रही थी उसके मुताबिक माना जा रहा था कि आसाराम के वकीलों ने कई तरह के तर्क दिए। वकीलों की बहुत बड़ी फौज दिल्ली से गई थी। के मनन जो वरिष्ठ एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो उसका नेतृत्व कर रहे थे और काफी दलील तर्क दी गई अदालत में। यह भी कहा गया कि लड़की की उम्र 16 नहीं 18 साल है। और जो अभी मैंने सुना कि सरकारी वकील कह रहे थे कि अदालत में बचाव पक्ष ने यह साबित करने की कोशिश की जो कुछ भी हुआ कंसेंट से हुआ, मतलब जो कुछ भी हुआ सहमति से हुआ, लेकिन उस लड़की का, पीड़ित लड़की का डेट ऑफ बर्थ सरकारी वकील ने अदालत में दिया और अदालत ने माना कि लड़की नाबालिग है। और हाल में सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग भी इस मामले में आई है और इसके मद्देनजर अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। बहुत बड़ी बात है, बड़ी खबर है। दर्शकों को बता दें, आसाराम की जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है। अब जोधपुर हाईकोर्ट, आपको यह भी बता दें कि जोधपुर में हाईकोर्ट का बेंच है, राजस्थान हाईकोर्ट का। जोधपुर हाईकोर्ट के बेंच में आसाराम बापू कल या परसों तक उनकी तरफ से जमानत की अर्जी दी जाएगी। उसके बाद देखना होगा कि उन्हें जमानत मिलती है कि नहीं। लेकिन जैसा कि हम लगातार न्यूज 24 के दर्शकों को बता रहे थे कि उन पर इतने संगीन इल्जाम हैं
पुलिस का दावा है कि उसके पास पर्याप्त सबूत है। अजीत जी रोक रही हूँ आपको बीच में, वकीलों के लगातार बयान आ रहे हैं, एक बार वो बयान पॉइंट हमने उठाए हैं, वो पॉइंट सब कंसीडर करके उस जमानत याचिका को खारिज कर दी गई है। क्योंकि जब हमने बहस की थी उसमें 164 के बयान और एफआईआर में जो बातें उसने लिखी थी पीड़िता ने, मेरा ऐसा मानना है उस सब बातों को कंसीडर किया गया है डिटेल में। अब जब भी हमारे पास फैसला आ जाएगा आपको बता दिया जाएगा। पुरोहित जी, सबसे जबरदस्त औजार और हथियार कौन सी दलील की आपकी जिसको अदालत ने सबसे ज्यादा? मैं एक हथियार से मुकदमा नहीं लड़ता हूँ, मैं हमेशा 100 हथियार लेके मुकदमे लड़ता हूँ। रिश्वत की बार धमकी की बात की, उसका कितना है? ना तो मैं रिश्वत की बात को ध्यान देता हूँ, ना धमकी से बात देता हूँ। आई डोंट नो। बिल्कुल, मैं आपको हाई कोर्ट में जाने की तैयारी करेंगे। धीरज हमारे संवाददाता जोधपुर सेशंस कोर्ट के बाहर मौजूद है, उनके पास भी जाएंगे। अजीत जी भी हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं। अजीत जी, आपने सुना किस तरीके से वकील ये कह रहे थे कि एफआईआर में जितनी भी दलीलें या जितनी भी बातें लड़की की तरफ से की गई है वो कोर्ट में मान ली गई है, यानी केस मजबूत यहाँ पर होता हुआ और आसाराम की मुश्किलें बढ़ती हुई। मजबूत है, लेकिन मुझे लगता है जो कही बात वकील ने कि वो कई हथियार से मुकदमा लड़ते, बहुत आत्मविश्वास के साथ सरकारी वकील बोल रहे थे। लेकिन एक बार हम चलना चाहेंगे धीरज के पास, चूंकि जोधपुर में है। धीरज से समझने की कोशिश की जानी चाहिए कि अदालत के भीतर क्या तर्क वितर्क कल से आज तक चला। जिरा सुबह चली, उसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा। कल सरकारी वकील की तरफ से तर्क और दलील पेश की गई। क्या कोर्ट का नजारा था? दोनों तरफ से तर्क वितर्क की क्या तस्वीर थी? धीरज, आप वहां का हाल बताएं। अजय जी, कल जिस तरीके से हमने देखा कि 2.5 घंटे से ज्यादा, तकरीबन 2.5 घंटे तक जिस तरीके से डिफेंस के लॉयर ने वहां पे तर्क वितर्क किए और वहां पे ट्रायल चल रही थी, ना कि बेल पर बात हो रही थी। और आज जब प्रोसिक्यूशन ने बात करी है तो प्रोसिक्यूशन ने बड़ी मुस्तैदी के साथ सिर्फ 4 पॉइंट्स पे बात करी, जिसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि 2 जो और अहम लोग हैं इसमें, शिल्पी और दूसरा एक और व्यक्ति है शरद चंद, इन दोनों को पकड़ा जाना अभी बाकी है। इसके अलावा एक और व्यक्ति है जो खास तौर पे आसाराम का रसोइया है और इसमें एक अहम कड़ी है फोन की। तो वो डिटेल्स इन लोगों के पास है, इनका पकड़ा जाना अभी बाकी है। अगर आसाराम को बेल दे दी जाती है तो ये 3 लोग हाथ में नहीं आएंगे। इसके अलावा जिस तरीके से झूठ बोला गया पहले कि आसाराम वहां आश्रम पे थे ही नहीं और उसके बाद ये खुद स्वीकार किया कि आश्रम पे है, तो इस तरीके से झूठ का तर्क और फिर उन लोगों को जिनको पकड़ना है उनका तर्क दिया गया, जिससे अदालत ने माना। तीसरी चीज, जो धमकियां दी गई हैं लड़की को, लड़की के पिता को लगातार धमकियां मिल रही हैं, जिसके चलते अभी उत्तर प्रदेश में उसकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। लड़की के पिता ने यहाँ पर एक और पिटीशन फाइल करने की तैयारी कर ली है। उसके अलावा जिस तरह डीसीपी को धमकी का एक फैक्स आने की बात सामने आई है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए तय किया गया कि आसाराम को बेल दी गई तो ये इसी तरह से सबूतों को बिटाने, उनको छेड़छाड़ करने का काम करेंगे, गवाहों को बरगलाने की कोशिश करेंगे। लिहाजा ऐसे आदमी को बेल नहीं दी जानी चाहिए और कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। जी धीरज, जैसा कि रूबिका आपने सुना धीरज भटनागर जो जोधपुर अदालत के बाहर मौजूद है, उन्होंने वो सारी बातें बताई जो अदालत में 2 दिनों के भीतर उन्होंने देखा सुना। ये भी कहा कि सरकारी पक्ष की क्या दलील थी और बचाव पक्ष की क्या दलील थी। इस बीच हम ये भी बता दें आपको कि ये भी खबरें कल से आई। न्यूज 24 ने अपने दर्शकों के लिए लगातार ये खबर दिखाई कि कल जोधपुर के डीसीपी को धमकी देने की खबर आई, जान से मारने की धमकी देने की खबर आई। उन्हें एक चिट्ठी भेजी गई अज्ञात किसी शख्स की तरफ से और आज खबर आई कि एसीपी को भी रिश्वत देने की कोशिश की और ये जानकारी सरकारी वकील ने अदालत को दी। तो तमाम तरह के दबाव के बीच पुलिस ने काम किया। पुलिस की जांच अपनी जगह, लेकिन अब जो फैसला आया अदालत से आया है, पुलिस पर इल्जाम आसाराम का हो सकता है, आसाराम के समर्थकों का हो सकता है, लेकिन अदालत से ये फैसला आया है, अदालत ने आसाराम की जमानत खारिज कर दी है। इसका मतलब आसाराम के लिए एक नई मुश्किलें शुरू हो गई है। ये अगर उन्हें जमानत मिलती तो समर्थकों का ये कहना बहुत हद तक बनता कि पुलिस ने कंस्पिरेसी की या कुछ लोगों की कंस्पिरेसी को में पुलिस ने साथ दिया या बगैर सबूत के पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अदालत ने कहीं न कहीं उन सबूतों को, सरकारी पक्ष की दलीलों को सही माना है और इसी ग्राउंड पर उनकी जमानत याचिका खारिज की। और 2-3 बातें जो धीरज ने कही बहुत अहम है। शिल्पी नाम की एक लड़की जो वार्डन थी छिंदवाड़ा के उस गुरुकुल की जहां ये पीड़ित लड़की रहती थी, वही शिल्पी जोधपुर के आश्रम तक ले गई थी उस लड़की को और जोधपुर के आश्रम का सेवादार
शिवा जो पुलिस की हिरासत में है, ऐसे लोगों से, जैसा कि धीरज ने बताया, शिल्पी अभी पुलिस की हिरासत में नहीं है, बट शिवा पुलिस की हिरासत में है। इन लोगों के बयान लिए जाएंगे, पुलिस हो सकता है शिल्पी की तलाश कर रही हो, और तमाम सबूत पुलिस इस बीच और जुटाएगी। अब उन सबूतों के आधार पर पुलिस की जांच तो आगे बढ़ेगी, लेकिन अब इंतजार होगा कि आसाराम की तरफ से कल या परसों जोधपुर हाईकोर्ट में अगर जमानत की अर्जी दी जाती है तो हाईकोर्ट का रुख क्या होता है, क्या हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिलती है, अब नजर इस पर होगी। रूबिका, बिल्कुल, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि आसाराम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है, और आप सुन रहे थे किस तरीके से इन दलीलों को आगे रखा गया है। के मनन कल जरूर आए थे, लेकिन आज यहाँ पर जैसे ही खारिज होती है ये जो जमानत याचिका है, उसके बाद एक और वकील आते हैं, क्योंकि जैसा अजीत जी बता रहे थे बैटरीज ऑफ वकील वहां पर पहुंची थी, फौज थी वकीलों की यहाँ दिल्ली से गई थी, लेकिन दलील कोई भी नहीं मानी गई है। यानी अजीत जी ये मान लिया जाए कि अब जो केस है वो वाकई मजबूत होता चला जा रहा है पुलिस की तरफ से, क्योंकि आरोप ये लग रहे थे कि 10 दिन जरूर देरी की है पुलिस ने गिरफ्तार करने में, लेकिन एक ही दिन में रिमांड भी नहीं की और केस कहीं ना कहीं कच्चा तैयार कर दिया। लेकिन अब ये नहीं कहा जा सकता जी, इतना तो कहा जा सकता है रूबिका, क्योंकि हमने लगातार देखा जोधपुर के डीसीपी ने डंके की चोट पर कल भी कहा कि केस मजबूत है, आरोप सही लगते हैं, जांच में आरोप सही पाए गए। इसका मतलब यौन उत्पीड़न का आरोप पुलिस ने जांच में सही पाया, और यही तर्क, यही दलील पुलिस की तरफ से सरकारी वकील ने अदालत में दी। आपने सुना, सरकारी वकील कह रहे थे कि जिस शख्स ने ये काम किया उसके लिए अदालत ने सही किया, और कई हथियार उनके पास थे। इस बीच एक खबर यह भी आ रही है कि जोधपुर पुलिस ने आसाराम के जो करीबी सेवादार हैं शिवा, जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, उसकी 5 दिन की रिमांड मांगी गई है। पुलिस की तरफ से तर्क है कि उन्हें अहमदाबाद ले जाएगा और किसी सीडी की रिकवरी की जाएगी। अब शिवा पुलिस के लिए एक बहुत अहम सुराग भी है, सबूत भी है, अहम कड़ी भी है, और शिवा से क्या पुलिस उगलबाती है बहुत मायने रखती है। शिवा ही वो शख्स था जो उस वक्त वहां मौजूद था, और उसके अलावा एक लड़की शिल्पी जो छिंदवाड़ा आश्रम में, छिंदवाड़ा के गुरुकुल में वार्डन थी। अब इन तमाम लोगों से बातचीत और उसके बाद पुलिस की जांच। जी अजीत जी, तीसरा शख्स वो रसोईया, जिसके बारे में मुझे लगता है एक बार जानकारी ले लेनी चाहिए। धीरज हमारे साथ बने हुए। धीरज, इस रसोईये के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? 2 लोगों को और गिरफ्तार करने की बात कर रही पुलिस। एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी है इस पूरे प्रकरण की, जिसमें पुलिस ने बहुत अहम तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इसको इन्वेस्टिगेट किया। आसाराम के नंबर से एक फोन खरीदा गया, सिम, जो कि उनका रसोईया अपने पास रखता है, राजेश फोन करता है हमेशा शिवा को, शिवा फोन करता है शिल्पी को, और शिल्पी फोन करती है पीड़िता के पिता को। ये एक कड़ी है, राजेश, शिवा, शिल्पी और फिर पीड़िता। ये लगातार सीक्वेंस जो 4 जनों के बीच में चला, पुलिस ने इनकी पूरी कॉल डिटेल्स निकाली, इसका ग्राफ बनाकर, इसका चार्ट बनाकर अदालत में पेश किया गया। और इस दौरान, जब से ये पीड़िता का मामला सामने आया है, इस दौरान दिन में 20-20, 25-25 बार लगातार इनके कॉल्स का होना, इससे पहले इन्होंने कभी इतने कॉल्स नहीं किए गए हैं। और आसाराम की खास आदत थी अपने नाम का फोन नंबर अपने जो रसोईया है, जो भी रहता था, उसको दिया करते थे। इस बार राजेश नाम का आदमी, उस रसोइये की भी तलाश पुलिस को है और उसको भी पकड़ा जाएगा। जाहिर तौर पर ये एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना रही है। इस दौरान जो पुलिस की केस डायरी में दर्ज है, अदालत ने इसको नोट भी किया कि इस फोन करने के बाद जिस तरीके से इसको, लड़की को छिंदवाड़ा से यहाँ तक लाया गया और लगातार कनेक्शन रहा है, ये एक अहम कड़ी थी इसकी। जी अजीत जी, यहाँ पर 2 चीज बहुत गौर करने वाली है। पहली तो ये कि ये कहा गया कि किस तरीके से दूसरे लोगों को डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है अगर आसाराम को बेल मिल जाती है तो। लेकिन ये जो सारी की सारी कड़ियां जोड़ी जा रही है, जाहिर सी बात है पुलिस पूरी कोशिश करेगी कि जल्दी से इनको हिरासत में ले लिया जाए या इनको किसी तरीके से पूछताछ के लिए पकड़ा जाए, ताकि और चीजें सामने निकल कर आए। क्योंकि इससे पहले कोशिशें आसाराम की तरफ से पहले भी हुई थी, चाहे वो धमकाने की बात हो, मुख्यमंत्री की बात हो उन्हें धमकाने की, या फिर वहां पर डीसीपी को धमकाने की। अब देखिए, जो आपने कहा वो सही है। डीसीपी को हालांकि किसने धमकी दी अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन जाहिर है डीसीपी को जान मारने की धमकी की खबर आई। लेकिन जो आपने कही, पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि ट्रायल के दौरान अपनी जांच को साबित करे, क्योंकि अभी तो 2 दिन हुए हैं और अभी जमानत उनकी याचिका खारिज हुई, उसके बाद हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी कि पुलिस पूरे सबूत के साथ
जांच के दौरान साबित करे कि आसाराम पर लगे आरोप सही हैं। और इसके लिए जितनी कड़ियों की बात अभी धीरज ने कही, जोधपुर से हमारे संवाददाता ने, बहुत अहम है। उन कड़ियों को जोड़ना होगा, क्योंकि आसाराम कोई मामूली आदमी नहीं है। अभी 5-6 वकील जोधपुर में हैं, और जब हाईकोर्ट में और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में बात होगी तो न जाने कितने वकील होंगे। बड़े बड़े कानूनी जानकार और सलाहकार उनके साथ हैं। जाहिर है पुलिस के सामने चुनौती है, लेकिन जो अदालत में दलील और तर्क दी गई, जिसमें आसाराम की उम्र का हवाला दिया गया, जिसमें उस लड़की के नाबालिग नहीं होने बल्कि बालिग होने और कंसेंट की बात कही गई, बयानों में कुछ विरोधाभास की बात कही गई, इन तमाम बातों को अदालत ने खारिज करके उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। तो जैसा कि हमने पहले कहा कि पहली बड़ी मुश्किल आसाराम की अब से शुरू हो गई है, क्योंकि अब तक तो एक उम्मीद थी कि जमानत मिल जाएगी, फिर ट्रायल चलेगा और ट्रायल में देखते हैं क्या होगा। लेकिन अब जमानत याचिका खारिज होना, अब पूरी उम्मीद नजर उनकी हाईकोर्ट पर होगी। जैसा कि मैंने पहले बताया, कल या परसों जब भी हाईकोर्ट से जमानत मिलती है